देखो बच्चों, आज इसमें एनालिटिक वाले चैप्टर में जो मेन टॉपिक थे वो सब हो गए हैं। पोलर फॉर्म तो करवा दी ना मैंने उसकी, जो कोची राइमनी क्वेश्चन की। ठीक है, अब ये कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन हो रह गई हैं कि कर्व क्या होता है आर्गन प्लेन के अंदर, ऐसे ब्रांच हैं, ये सब मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। मैंने डेफिनेशन लिखी है कर्व इन आर्गन प्लेन। देखिए जेड इक्वल टू हम लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, लेकिन यदि उसका जो एक्स है रियल पार्ट वो भी एक फंक्शन बन जाए टी में, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी फंक्शन बन जाए टी में, तो जेड 100% फंक्शन किसी बन जाएगी, टी की। और टी की वैल्यू हम कहते हैं कि भाई यहां से यहां तक रखनी है बस, केवल अल्फा कोई नंबर होगा, बीटा कोई नंबर होगा, तो यहां से यहां तक। तो इस जेड को जो तुमने बनाया है, ये जेड क्योंकि अब टी पे डिपेंड हो गया है, तो ये एक फंक्शन बन गई, या इसे ही कहते हैं हम कर्व, या इसे बोलते हैं आर्क। क्योंकि टी की वैल्यू जैसे जैसे हम इस बार बढ़ते जाएंगे तो जेड की वैल्यू नई नई निकलती जाएंगे, उन सब पॉइंट बनते जाएंगे, उन पॉइंटों को मिला दीजिए तो एक कर्व बन जाएगा। उसी कर्व को कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन प्लेन के अंदर एक कर्व है। ठीक है, जब हम पहली वाली वैल्यू भरते हैं जेड के अंदर, तो जेड की जो वैल्यू निकलती है उसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, और जब लास्ट वाली भरते हैं तो उसे बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। एक एग्जांपल देता हूं, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, फिलहाल तो इसे नोट करिए जल्दी से, या एक मिनट एग्जांपल देता हूं पहले। सपोज करिए जेड हमारे पास में यह आता है, जेड इक्वल टू मान लो एक मिनट के लिए टी स्क्वायर आ गया और प्लस के आई, और मैंने डाल दिया टी प्लस 1, और टी की वैल्यू मैंने कहा 0 से लेकर तुम 10 तक कुछ भी भर लेना। ठीक, अब ये बताइए क्या ये जेड की वैल्यू केवल एक है? नहीं, ये टी पर डिपेंड है, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी टी पर डिपेंड है और इमेजिनरी पार्ट भी टी पर डिपेंड है, और टी की वैल्यू तुम चेंज करते जाइए तो जेड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो फिर ये एक जेड जो है वो एक पॉइंट नहीं हो सकता, वो एक फंक्शन बन गई, एक कर्व बन गया। इसी को बोलते हैं कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। अब भर के देखो इसके अंदर, मैं टी की वैल्यू भरता जाऊंगा अपने पास से। अब तो फिलहाल मैं मोटी मोटी वैल्यू भरूंगा जिससे कि मुझे ज्यादा सोल्व करने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैंने 0 भर लिया, तो बताओ जेड की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 0 प्लस आई आ जाएगी। फिर हमने मान लीजिए 1 रख लिया, तो 1 रखने पर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2i। फिर यहाँ पर हमने 2 रख लिया, तो यहाँ पर जाएगा 4 और प्लस के हो जाएगा 3i। ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। जरा देखना ये पॉइंट क्या बना। एक मिनट के लिए ये हमारा है रियल एक्सिस और ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस, और मैं जेड को इस पर दिखाना चाहता हूं। तो पहला पॉइंट क्या बना? 0 1, ये बना 1 2, ये बना 4 3। इनको दिखाइए कहां कहां है। 0 1 यहां पर ले लो, ये रहा 0 1। फिर उसके बाद में आएगा 1 2, 1 2 एक्स पे 1 वाई पे 2, थोड़ा सा आगे ले लीजिए 1 2। फिर आएगा 4 3, 4 ऊपर ले जाइए, अरे एक्स पे 4 है ना, और वाई पे कितना है 3 है, तो यहां को मान लो, तो ये आ गया 4 3। तो इस तरह से इनको यदि तुम मिलाओगे तो एक कर्व बन जाएगा। तो इसी कर्व को बोलते हैं यहां पर क्या? आर्क या कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आगे बात समझ में? ठीक, अब एक बात और देखिए, कोई पूछेगा इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हुई, तो जो यहां पर जेड की वैल्यू आई, तो यहां पर जेड की वैल्यू कितनी आई थी 0 रखने पर? कितनी आई? 0 प्लस आई, तो ये कहलाएगी इसकी इनिशियल वैल्यू। और जो जब तुम लास्ट में भरोगे 10, तो 10 पर जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी वैसे? 10 पर 100 प्लस 11 आई, तो ये इसकी कहलाएगी टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे एक नोट डालिए। इफ जेड अल्फा इक्वल टू हो जाता है यदि जेड बीटा, मतलब इनिशियल वैल्यू और लास्ट की जो वैल्यू है दोनों सेम हो जाती हैं, तब जो हमारा कर्व है वो बन जाएगा क्लोज कर्व। देन जेड टी इक्वल टू एक्स टी प्लस आई वाई टी इज क्लोज कर्व, तब वो बंद हो जाएगा, क्लोज कर्व। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज करिए एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये है, जेड इक्वल टू कोस टी प्लस आई साइन टी, और टी की वैल्यू तुम्हें दी गई है 0 से लेकर 2 पाई तक। चेक करिए, टी की वैल्यू रखते जाइए और जेड की वैल्यू निकालते जाइए। टी की वैल्यू सपोज करिए 0 रखी, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? कोस 0 1 प्लस साइन 0 0, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में मान लीजिए टी की वैल्यू तुमने रखी, एक मिनट के लिए एंगल में रख लेना, जो एंगल तुम आराम से निकाल सकते हो। पाई बाई 4 रख लो, पाई बाई 4 पे कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस आई और 1 बाई रूट 2। पाई बाई 2 पे चेक करिए, पाई बाई 2 का कोस 90 0, साइन 90 1, ये आ जाएगा।
फिर रखना चाहो तो पाई रख लीजिए, कोस पाई -1 साइन 0 0 हो जाए, साइन पाई 0, ये 2 पाई रख लीजिए, 2 पाई कोस 2 पाई +1 साइन 2 पाई 0। अब देखो ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को देखो सेम आ गई, तो ये क्लोज कर्व आएगा। इनको दिखाइए 1 मिनट के लिए कहां जाएंगे ये। पहला पॉइंट बना 1 0, कहां होगा ये, एक्स एक्सिस पर, ये रहा 1 0। फिर यहां पर आएगा तुम्हारा 1/√2 1/√2, तो x पे भी 1/√2 और y पे भी 1/√2, 1/√2 ये π/2 पे आ गया 0 1, तो यहां को मान लो ये रहा 0 1। फिर पाई पे कहां जाएगा, ये रहा -1 0। तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सारे पॉइंट, इनकी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, कहना जेड का जो मोड है, आर्गुमेंट मोड जो है वो सेम आ रहा। यहां से यहां तक डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस भी 1 आएगी। अरे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालो ना, मोड कैसे निकलेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 तो आएगा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सेम डिस्टेंस पर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बनेगा, ये एक सर्किल होगा। भाई हमने बहुत सारे एंगल भरे भी तो नहीं है, हम तो मोटे मोटे एंगल भरे जिन पर हमें जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो वास्तव में ये क्या है, एक सर्किल है। और क्या सर्किल है, कैसा होता है, हमेशा क्लोज कर। समझ में आ गई बात तुम्हें, नोट करिए इसे। सिंपल कर्व, या ऐसा बोलते हैं जॉर्डन, JORDN, जॉर्डन आर्क। एक कर्व ZT = XT + IYT, जिसमें t की वैल्यू होंगी अल्फा से लेकर बीटा तक, इज कॉल्ड सिंपल कर्व या जॉर्डन आर्क कह सकते हो। इफ T1 T2 दो वैल्यू लीजिए जो अलग अलग हों, तो उन पर z की वैल्यू भी अलग अलग ही आनी चाहिए। कहने का मतलब जो ये फंक्शन है वो 1 1 होनी चाहिए, ये अलग अलग होनी चाहिए, दैट इज z इज 1 1। एक पॉइंट पर z की एक ही वैल्यू निकले, अगर T1 T2 अलग अलग हैं तो उन पर z की वैल्यू अलग अलग ही आनी चाहिए। तो ऐसे को बोलते हैं सिंपल कर्व। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो सिंपल कर्व है या नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी, चेक कर लो ऊपर वाले में जो सर्किल होता है। कर लिया, जॉर्डन कर्व थ्योरम। लिखिए, ए सिंपल क्लॉइड का जॉर्डन कर्व या जॉर्डन आर्क कह दो, जॉर्डन आर्क डिवाइड इनटू 2 इन 2 डोमेन ऑफ ऑल आर्गन प्लेन, आर्गन्ड प्लेन। दो डोमेन में तोड़ देती है पूरे आर्गन प्लेन को, अगर वो सिंपल और क्लोज भी है तो। एक कहलाता है इंटीरियर और एक कहलाता है एक्सटीरियर डोमेन। एक कहलाएगा उसमें इंटीरियर डोमेन, और एक कहलाता है एक्सटीरियर डोमेन। इंटीरियर होता है बाउंडेड, और ये होता है अनबाउंडेड। क्या मतलब है इसका वो समझा देता हूं। कर लिया बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, ये है हमारा आर्गन प्लेन,
पूरा का पूरा आर्गन प्लेन होता है। इस पेपर में जो भी कुछ है सारा का सारा आर्गन प्लेन पर है। अगर मान लीजिए कोई क्लोज कर्व है, ये ना क्लोज कर्व, तो ये क्लोज कर्व इस पूरे आर्गन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो इसके अंदर का पोर्शन और एक इसके बाहर का पोर्शन, इसे बोलते हैं इंटीरियर डोमेन। और जो बाहर होगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर डोमेन, जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो इसने ये कहा जॉर्डन ने कि यदि कोई क्लोज कर्व है तुम्हारा तो पूरे आर्गन प्लेन को दो पार्टों में तोड़ देता है, एक उसके अंदर का वाला पार्ट और एक उसके बाहर वाला पार्ट। अंदर वाले को इंटीरियर डोमेन, बाहर वाले को एक्सटीरियर डोमेन। और जो अंदर वाला डोमेन है, अंदर वाला डोमेन है वो बाउंड है किससे? बाहर वाले से। बाहर वाले से घिरा हुआ है, लेकिन बाहर वाला किसी से घिरा हुआ नहीं है। तो अंदर वाला तुम्हारा क्या हुआ? बाउंडेड। लेकिन बाहर वाला कैसा कहलाएगा? अनबाउंडेड, वो किसे घिरा हुआ नहीं है। तो इन्हें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके ऊपर जो है, इसलिए मैंने लिखवा दिए हैं। कर लेते ना, एग्जाम्पल डालते हैं। बताइए मोड जेड इक्वल टू आर, ये सिंपल क्लोज कर्व है या नहीं है? क्या लिया है मैंने, बता सकते हो? मोड जेड इक्वल टू आर मैंने लिया है सर्किल। सेंटर क्या लिया है इसका? हाँ, रेडियस कितनी लिया है? आर। ये मैंने सर्किल खींच दिया। अब इस सर्किल ने दो पार्ट करे, एक अंदर वाला इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर डोमेन, इंटीरियर डोमेन। उस डोमेन को मैं कैसे शो करूंगा? मोड जेड लेस देन आर। और जो एक्सटीरियर डोमेन है उसे कैसे शो करूंगा? एक्सटीरियर डोमेन, उसे शो करूंगा मोड जेड ग्रेटर देन आर। और जो इसके ऊपर है वो तो ये है ही, समझ रहे हो तुम? तो वो यही तो कह रहा था कि भाई कोई भी क्लोज कर्व खींच दीजिए पूरे प्लेन पर, एक क्लोज कर्व खींचिए तो वो क्लोज कर्व दो पार्ट कर रहा होगा, एक उसके अंदर वाला, तो ये अंदर वाला ये हुआ, जो बाहर वाला है वो ये हुआ। समझ में आ गई बात तुम्हें? जल्दी से नोट कर लीजिए, रुक जाइए एक मिनट के लिए। ब्रांच पॉइंट बहुत छोटा सा टॉपिक दिया गया है हमारी किताब के अंदर, हमारे सिलेबस में तो है भी नहीं वैसे तो। ये एमएससी का टॉपिक है। एमएससी में कॉम्प्लेक्स की बुक चलती है पूरी की पूरी, वहां कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे होते हैं सब कुछ चीज सिखाई गई है वहां पर। लेकिन फिर भी मैं अपनी किताब के अकॉर्डिंग थोड़ा ब्रांच पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रांच पॉइंट होता क्या है कॉम्प्लेक्स के अंदर। उससे पहले मैं कुछ बातें पूछूंगा, वो तुम्हें बतानी है। बताइए अगर तुमसे कोई कहने लगा कि x की पावर n इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है, इसके को सोल्व करिए, कितनी x की वैल्यू ऐसी होंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। सोल्व करना तुम्हें से, सिंपल रियल की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा। अगर तुमसे कोई कहता है कि भाई इसे सोल्व करिए और सोल्व करके ये बताइए x की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, तो सबका जवाब होता है भाई n डिग्री की इक्वेशन है तो n ही वैल्यू होंगी। तो वे वैल्यू है क्या, निकाल के दिखा दीजिएगा। वो n की वैल्यू x मतलब n वैल्यू कितनी होंगी, सॉरी x की जो n वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। तो देखिए क्या करते थे हम इंटर में, जो हमें समझाया गया था, 1 की पावर 1/n ले आइए, फिर 1 को लिख लीजिए ऐसे 1 प्लस 0i की पावर 1/n, फिर इसे कोस में ढूंढिए, इसे साइन में। तो हमें पता है कोस 0 की वैल्यू होती है और ये होता है i sin 0, ये रहा। और हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई एंगल थीटा है और थीटा में तुम 2n पाई जोड़ दोगे तो भी एंगल वही रहता है। सपोज करिए ये हमारी एक्स एक्सिस और ये एंगल हमारा थीटा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है, नहीं इस लाइन के बीच के एंगल बहुत सारे तरीके से दिखाए जा सकते हैं। तुम यहां से स्टार्ट करो, इस लाइन से स्टार्ट करो, यहां तक गए तो थीटा आ गया। अब यहां से स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट करो, एक चक्कर काटो, फिर इस पर आओ यहां पर, तब भी वो इन दोनों लाइनों के बीच का ही एंगल कहलाएगा। तो कितना एंगल हुआ? थीटा प्लस 2 पाई। फिर तुम दो चक्कर काट के फिर यहीं जाओ तो तब भी वो इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा, कितना कहलाएगा? थीटा प्लस 4 पाई। सही है? तो तुम्हें पढ़ाया भी गया होगा कि कहीं पर देखते हो तुम tan थीटा बराबर 0 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो तुम कहते हो 0, नहीं थीटा की वैल्यू बहुत सारी होती है। तभी तो फॉर्मूले पढ़ाया गया था, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो जनरल वैल्यू कैसे निकालोगे। सही है? तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितनी तरीके से डिफाइन हो जाता है, तो वही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। यहाँ पर एंगल आया फिलहाल 0, लेकिन मैं 0 में जोड़ रहा हूं अपने पास से 2n पाई, क्योंकि 0 एंगल को हम 2n पाई जोड़ दें तो भी वो उतना ही रहता है। 0 एंगल होता कहां है? इस लाइन पर एंगल 0 होता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तुम एक चक्कर काट के फिर लाइन पर जाइए तो भी एंगल कितना हुआ? 2 पाई, तो भी तो यहीं आ गए हम। तो इसका मतलब हमने इतना जोड़ दिया, i sin 0 प्लस के 2n पाई। अब कोई पूछेगा इसके अंदर, अरे ऊपर भी है ना रहा, के कर देता हूं के। कोई पूछा के की वैल्यू क्या है? तो के की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रखते जाइए। 0 रखोगे तो
इसका मतलब कोई चक्कर नहीं लिया तुमने। 1 का मतलब यहां पर आ जाएगा 2 पाई, एक चक्कर के बाद की बात कर रहे हो तुम। एंड के की वैल्यू 2 ले रहे हो तो 2 चक्कर के बाद की बात कर रहे हो तुम। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? तो के की वैल्यू हमने ये लिखी है। अब जरा 1 मिनट के लिए डी माइवर तुम जानते हो? नहीं जानते? तो ई में चेंज कर दो, आले तुम जानते होगे, लगाओ। ई की पावर क्या जाएगा? हाँ बोलो, आई और 2 के पाई, ये तो आ जाएगा। अब पूरे की पावर कितनी है? 1/n। एन को नीचे ले आओ तो ए की पावर आ जाएगी 2 के पाई अपॉन कितना? एन, सॉरी ई की पावर। सही है, ठीक जी। तो हमने कहा ये वैल्यू होंगी एक्स की। अब इसमें एक्स की जगह एन की, के की जगह एक बार 0 रख के देखो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू यहां 0 रखोगे, ई की पावर आई 0, कुल मिला के क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू 1 है, और तुम यहां 1 रख के देखो, सेटिस्फाई करेगा, 1 आएगा। सही है। अब हम दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो अब के की जगह 1 रख दो। जब के की जगह 1 रखोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू ये आएगी, ई की पावर आई, और यहां आ जाएगा के की जगह 1, 2 पाई अपॉन एन, ये आ गई। तो ये एक्स की दूसरी वैल्यू आई है। पहले वाले को मैं x1 कहता हूं, दूसरे वाले को मैं कहता हूं x2, लेकिन ध्यान रखना ये सब x की वैल्यू। तो क्या ये जो तुमने x की वैल्यू बताई है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? रख कर देख लो क्या इक्वेशन है। x की पावर n, x की वैल्यू तुमने क्या बताई है? e की पावर i 2 पाई अपॉन n, पूरे की पावर क्या करो? n, तो 1 आना चाहिए। अरे बनाना चाहिए ना, n से n कट जाएगा, क्या बन जाएगा? e की पावर i 2 पाई cos 2 पाई, अब प्लस क्या करोगे? i sin 2 पाई, तो कितना होगा? cos 2 पाई की वैल्यू 1, i sin 2 पाई कितना होता है? 0। देखो बना गया, नहीं समझे? ठीक जी। अब हम रखते हैं k इक्वल टू 2। जब k इक्वल टू 2 रखेंगे तो तीसरी वैल्यू ये आएगी, e की पावर i, और यहां भरोगे यहां पर, तो यहां आ जाएगा कितना? 4 पाई अपॉन n, ये आ गई। अब कोई कहेगा ये वास्तव में क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? हाँ करेगी। जब तुम पावर n करोगे, n से n कट जाएगा, तो cos 4 पाई आएगा आपकी बात, और cos 4 पाई भी 1 ही होता है, sin 4 पाई 0 होता है। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। इसको मैं थोड़ा सजाना चाहूं तो मैं इसे ऐसे रखता हूं, 2 पाई अपॉन n का स्क्वायर। चेक करो, इसका नामकरण कर देता हूं, इसको कहता हूं मैं ओमेगा, तो ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं k की जगह 3 कर दूं तो x 4 निकल आएगा, e की पावर i, बताइए कितना आ जाएगा? हाँ 6 पाई अपॉन n, तो ये आगे तुम्हारी चौथी वैल्यू। यहां आ जाएगा तुम्हारा कितना? e की पावर i 2 पाई अपॉन n की पावर कितना हो गया? 3, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3। सही है। तो ऐसे कितने रूट निकाल सकते हैं हम इसके? k की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, एक चक्का काटा, 2 चक्का काटा, 3 चक्का काटा, हजारों, पूरी जिंदगी चक्का काट रही है। तो इसका मतलब तो x की पावर n के रूट इनफाइनाइट निकल जाएंगे? नहीं, इसके रूट n ही निकलेंगे, उसके बाद में फिर वे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अभी क्योंकि ये n है तो मैं रिपीट करके नहीं दिखा रहा, फिलहाल तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें कहां तक भरना है। बस k की वैल्यू भरनी है तुम्हें n-1 तक, क्योंकि तुम्हें 0 से स्टार्ट करी और रूट निकलने n है, तो 0 से लेकर कहां तक जाओगे? n-1 तक। तो x क्या निकल आएगा? n, बोलो कितना आएगा? e की पावर i 2n-1 पाई अपॉन कितना आ जाएगा? n, या ऐसे लिख सकते हो, e की पावर 2 पाई अपॉन n, पूरे की पावर कितना कर दोगे? n-1, तो ओमेगा की पावर कितनी जाएगी? n-1। तो ये इसके रूट होंगे। तो यदि कोई तुमसे पूछता है रूट्स बताइए, रूट्स ऑफ 1 की पावर 1/n के, तो रूट क्या क्या है? पहला 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, कहां तक? ओमेगा की पावर n-1 तक। अब मैं तुम्हें वह समझाता हूं, क्योंकि मैं तो इन जनरल करा, अब मैं पर्टिकुलर लेता हूं। सपोज करिए तुमसे कोई कहता है 1 की पावर 1/3 के रूट बताइए कितने होंगे। खूब पढ़ रखे हमने, ग्रुप में पढ़ाए, 3 होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। या चेक करना एक बार, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 + 0i, या x बराबर लिख लो। अरे x बराबर लिखो तो x की क्यूब बराबर 1 3 डिग्री समीकरण तो बनेगी, या ऐसे लिख लो। इसे लिखेंगे हम cos 0 + i sin 0, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। इसमें एंगल जोड़ दो, 0 में 2 के पाई जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तब भी वही एंगल रहता है, i sin 0 + 2 के पाई। अब इसे आइलर से e के रूप में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा e की पावर 2 के पाई i, ये तो आ जाएगा। 3 को भी, हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो 3 ले आएंगे बाद में, तो 1/3, तो कितना आ जाएगा? e की पावर 2 के पाई i/3, ये बैठ गया। ठीक है। अब इसमें k की वैल्यू तुम्हें भरते जाना है। सपोज करो k की वैल्यू तुमने 0 रखी, k की वैल्यू 0 रखी, रख के दिखाओ कितना आया। पहला रूट क्या आएगा? a की पावर 0, कुल मिलाकर बना जाएगा पहला रूट,
अब तुमने k की वैल्यू 1 रखी, 1, तो यहाँ x2 बराबर क्या आएगा बताइए, e की पावर 2π/3 और यहाँ i, ये तो बैठ गया। जरा खोलना इसे को कितना बैठेगा, cos 2π/3 अब प्लस के i sin 2π/3। वैसे तो मैं बता दूं इसको बोलते हैं ओमेगा, लेकिन तुम इसे सोल्व करिए। cos 2π/3, 3 जंग 18 6 दूनी 12 120, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2, तो ये आ जाएगी माइनस के 1/2 और यहाँ आ जाएगा प्लस i और ये बैठेगी √3/2, ये बैठेगी। और तुम्हें याद होता यही होता है हमारा ओमेगा, माइनस के 1/2 प्लस के i √3/2। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक बात। अगर तुम्हें ये चेक करना है कि वास्तव में जब ये तुम इसका रूट बता रहे हो 1 की पावर 1/3 का, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, या कि ये कह दीजिए x की पावर 3 बराबर 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। और तुम्हें पता होगा जब तुम इसको ओमेगा कह रहे हो तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तुम्हें पढ़ रखी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। करके देख लो चाहे तुम, याद नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक जी। अब हम k की जगह 2 रखते हैं, तो क्या जाएगा x2, जरा बताना तीसरा रूट क्या बनेगा, e की पावर 4π/3 i, ये तो बनेगा। खोलो इसे 1 मिनट को, तो cos 4π/3 अब प्लस के i sin 4π/3, सोल्व करने जाए कितना बैठेगा, यहां पर cos 4π/3 240 माइनस के 1 मिनट 2 आएगा, क्योंकि 240 कौन सा बैठ जाएगा cos, हाँ माइनस के 1/2 आएगा। और यहां बताओ माइनस के i √3/2, ये रहा। इसको दिखाते हैं हम ओमेगा स्क्वायर से, दिखाते नहीं है, इस वाले का स्क्वायर करो यही बैठेगा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब तुम यहां पर k की वैल्यू 3 भर कर दिखाओ, 3, तो x3 निकालना, तो a की पावर बताओ कितनी आएगी, अगर 3 भर दे तो यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा 2πi, सोल्व करना, cos 2π प्लस i sin 2π, चेक करियो कितना आ गया, cos 2π 1 sin 2π 0, देखो पहले वाली वैल्यू आ गई x1, ये रिपीट हो गई, समझ रहे हो तुम। अब यहां पर k की जगह 4 रख के दिखाओ, तो x4 निकलेगा, चौथी वैल्यू a की पावर, ऊपर देखो यहां पर कितना बैठ रहा है, यहां पर 4 रखोगे, 4 तक 8π/3i cos 8π/3 और प्लस के i sin 8π/3, ये तो आएगा। अब इनको सोल्व करना, रफली करके देखो कितना आएगा, 120 ही बैठेगा, कहने का माइनस के 1/2 आएगा, अब प्लस के आएगा i √3/2, ये बैठ जाएगा तुम्हारा x2। अब की बार तुम k की जगह 5 रख के देखोगे, तो जब तुम x5 निकालोगे ना, तो वो आएगा x3, मतलब 3 रूट ही आएंगे अलग अलग, बाकी सब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हमसे कोई पूछता है कि बताइए रूट्स इसके क्या हुए, रूट्स 1 की पावर 1/3 के रूट क्या हुए, 3 रूट हुए, पहला होता है ओमेगा 1, फिर होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, बाकी उसके बाद में रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें इंटर पढ़ाया भी गया होगा, जब इसे k के रूप में लिखोगे तो k की बस 3 ही वैल्यू भरना, 0 1 और इससे कम 2 भरना, ये बताया गया होगा। ये करवाएंगे तुम्हें इंटर में, जो है करवाए होंगे। यही बात अब हम कॉम्प्लेक्स के लिए करने वाले हैं, ध्यान सुनना, ये सारी बातें मैं कॉम्प्लेक्स में करूंगा। 1 मिनट को तुम्हें नोट करना है। तो हमने सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में और मल्टीपल वैल्यूड के बारे में बताया था जब हमने शुरू में ये चैप्टर स्टार्ट किया था। सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है कि उसमें z की वैल्यू 1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी, और मल्टीपल में होता है z की वैल्यू 1 रखी जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आएंगी, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड। अभी फिलहाल मैं मल्टीपल वैल्यूड की बात कर रहा हूं, फिर भी मैं एक आधे एग्जांपल देता हूं जिससे कि तुम्हें याद आ जाए। सिंगल वैल्यूड की बात कर रहे हैं हम, वैल्यूड फंक्शन, जैसे कि हमने कोई लिया एफ जेड इक्वल टू ले लिया, मान लीजिए सिंपल 2z+1, ये इसके अंदर तुम z की एक वैल्यू भरोगे तो फंक्शन की एक ही वैल्यू आएगी। अगर z की वैल्यू मान लीजिए तुमने यहां पर रखा, कुछ भी रख दीजिए 1+i रख दीजिए, तो एफ जेड की वैल्यू एक ही आएगी। क्या आएगी, यहां पर रखा 1+i, तो 2 यहां होगी और एक बनिए 3, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2i। गलत करा हो गया, गलत आ गया, ठीक। अगर z की वैल्यू रखी मान लीजिए तुमने 3+4i, तो बताइए एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी। यहां पर रखो 3 दूनी 6 और एक 7, 7 तो रियल पार्ट हो गया, और कितना हो गया 8i, ये तो बैठेगा। तो यहां पे तुम देख रहे हो z की तुम एक वैल्यू रख रहे हो तो एफ जेड की एक ही वैल्यू आ रही है,
लेकिन कुछ फंक्शन ऐसी हैं जिनमें जेड की वैल्यू 1 रखोगे तो एफ जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो वो कौन सी फंक्शन है, उन्हें बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। मैं इनके बारे में पहले वाली सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूं इन सब के बारे में, ये तो मैं याद करने के लिए कह रहा हूं। जैसा कि हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/2, ये फंक्शन है। अब तुम यहां पर क्या होगे कि जेड की वैल्यू मैं 1 दूंगा कोई सी भी और देखूंगा कि एफ जेड की वैल्यू कितनी आएंगी। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ बड़ी आसान सी वैल्यू लिख रहा हूं 1, 1 का मतलब 1 + 0 आई, सिंपल सी वैल्यू। तो जेड एफ जेड की जो वैल्यू निकलेंगी वो 2 निकलेंगी, एक 1 और एक -1। अभी करके दिखा दूंगा मैं। अगर तुम यहां पर 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी √2 और -√2 आएगा। 3 रखोगे यहां पर तो √3 और माइनस के √3, 2 वैल्यू निकल के आएंगे। ये 1/2 है, 2 है नीचे यहां पर, अभी बताया था मैंने। अगर 3 होगा तो 3 रूट आएंगे, 2 होगा तो 2 रूट आएंगे। अब मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, अभी मैंने इसलिए समझाया था सब कुछ पहले जो है। चलो इसको ही करते हैं हम, 1/2 लिया हमने। ठीक है, अब जेड की वैल्यू कोई अपने पास है, मान लो 1 रख दें, 1 ही रख दो। ठीक है, 1 पर निकाल के दिखाऊं ये 2 वैल्यू। ठीक है, पुट करना है तो मैं जेड इक्वल टू 1 इसके अंदर जो ऊपर लिखा हुआ और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कितनी आएगी। 1 की पावर 1/2, अभी मैंने क्या लिखा था 1 को लिख लो 1 + 0 आई की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। कोस की टेबल में देखो cos 0 और आई sin 0, फिर दोनों में 2k पाई जोड़ लो, 2n पाई जोड़ लो। अब तो n है ही नहीं तो क्या जोड़ लें 2n पाई, तो 0 + 2n पाई और यहां पे आ जाएगा आई sin 0 + 2n पाई, पूरे की पावर कितनी 1/2। इसे ऊपर ले जाइए, e के रूप में लिख दीजिए, तो e की पावर 2n पाई आई, अब पूरे की पावर कितनी है 1/2, इसके साथ लाइए तो e की पावर जाएगा n पाई, ये तो आ गया। फिर वापस कोस में लिख दीजिए cos n पाई अब प्लस के आई sin पाई। अब इसमें n की वैल्यू भरना शुरू करिए। सपोज करिए तुमने n की वैल्यू 0 भरी, कोई चक्कर नहीं लगाया, तो बताइए कितनी वैल्यू बैठेगी f1 की वैल्यू cos 0 1 sin 0 0, कुल मिलाकर वैल्यू कितनी आ गई 1। अब तुमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, एक चक्कर काटा, एक चक्कर काटने के बाद में देख रहे हो तुम f1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पर रखा n, तो यहां जाएगा cos 2 पाई और यहां जाएगा आई sin 2 पाई। अब देखो कितनी वैल्यू बैठ गई, यहां -1 और यहां आ गया 0, कुल मिलाकर क्या आ गई 2 वैल्यू बन गई। समझ रहे हो तुम। अगर हम तीसरा चक्कर काटे तो रिपीट हो जाएंगे, चेक करो बताओ कितना आएगा। f1 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी यहां पर cos 3 पाई अब प्लस आई sin 3 पाई, और cos 3 पाई की वैल्यू होती है -1, cos 3 पाई कितना होगा 3 + 1 होगा, -1 ही आएगा, और आई sin 3 पाई हो जाएगा 0, कुल मिला के कितने आ गए -1, देखो रिपीट हो गई। और यदि मान लो मैं 4 रखूं तो 4 रख दें तो 1 आ जाएगा, f1 इक्वल टू cos 4 पाई अब प्लस के क्या आ जाएगा आई sin 4 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो ये मतलब कुल मिलाकर 2 वैल्यू बैठ रही हैं। जो ये फंक्शन की वैल्यू निकल रही है 2, इसको इस फंक्शन की, इस वाली फंक्शन की, इन्हें ब्रांच बोलते हैं। 2 वैल्यू जो निकलती हैं, हमने देखा जेड की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 वैल्यू आ रही हैं, तो उन्हें कहते हैं ब्रांच, कि इस फंक्शन की भी ब्रांच है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक वैल्यू ये निकाली, ये रही 0 पर निकाली है, इसका नाम रखा हूं मैं थोड़ी देर के लिए W1, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शन को हम ऐसे भी दिखाते हैं। इसको कह दिया हमने, इसको n = 1 पर निकाली है, f1 की वैल्यू तुमने ये कितनी -1, इसे मैंने कह दिया W2। और कहां गलती हो गई, यहां गलती हो गई, अरे cos पाई आएगा यहाँ, अच्छा 2 पर रख दी एकदम सीधा ही हमने, वो छोड़ दिया, तो यहां पे कितना आ गया तुम्हारा -1। अब सही है, और 2 पर क्या है वो बैठेगी +1। 1 मिनट से फिर हटाई दूं, एक बार मैं दोबारा से कर देता हूं, इसे हटा दूंगा। अच्छा 2 पे छोड़ दिया हमने, लिखा नहीं था मतलब, वो कैलकुलेट तो कर दिया, तो ये आ गई तुम्हारी क्या -1, ये आई 1 पर, इसे मैंने कहा W2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 पे निकालेंगे तो 2 पे क्या बैठेगी cos 2 पाई अब प्लस क्या आ जाएगा आई sin 2 पाई, क्या नहीं आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1। ये कुल मिलाकर ये जो हमारी W3 कह दो इसको, लेकिन ये वास्तव में W1 के बराबर आई, ये तो आई ऊपरले वाली। अब n की वैल्यू में 3 रखूंगा तो यहां आ जाएगा cos कितना 3 पाई और आई sin कितना 3 पाई, तब कितनी बैठ जाएगी -1। कहने का ये इसे मैं W4 कहूं, लेकिन ये W4 किसके इक्वल है W2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां मैं कह रहा हूं W1 और W2 को क्या कहते हैं,
W1 W2 को बोलते हैं ब्रांचेज, आर ब्रांचेज ऑफ किसकी, एफ जेड की। तो ये एफ जेड की दो ब्रांच है यहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा दिया जाए क्वेश्चन तो अब इस फंक्शन की कितनी वैल्यू निकलेंगी, इसकी 3 आएंगी। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर 3 ब्रांच है। सही है। अब वो ब्रांच कैसे निकलेंगे वो बताऊंगा, फिलहाल तो इसे नोट करिए जल्दी से।